Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the explained and editorial section of Indian Express from 9th February. आज का कोट है बाय वोल्टेयर, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। यानी मैं आपके कहने की जो आप कह रहे हो उस बात को तो मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन जो आपका हक है कहने का, अपनी बात रखने का, उसको मैं हमेशा डिफेंड करूँगा। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, योर राइट टू स्पीच। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो आप इस कोट को यूज़ कर सकते हैं जब भी ये फ्री स्पीच वाली बात आए। ठीक है, आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। ओके, तो पहले एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं, टाइम टू स्पेंड एंड येस अ क्वेश्चन फॉर यू बिफोर स्टार्टिंग। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो अभी हमने कोट आपको वोल्टेयर का बताया, तो वोल्टेयर कौन थे, हु वाज वोल्टेयर, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब ये जो एडिटोरियल है ये ईशान बख्शी द्वारा लिखा गया है एंड इसमें इन्होंने बताया कि जो बजट की इस बार की स्ट्रैटेजी है फिजिकल कंसोलिडेशन की और एक्सपेंडिचर कंप्रेस करने की, ये हो सकता है कि एक मिस कैलकुलेशन हो। ठीक है, तो अभी तक ज़्यादातर हमने तारीफ सुनी थी बजट की, काफ़ी मतलब ट्रांसपेरेंट था, कंजर्वेटिज्म और ये सारी चीज़ें थी। तो अब यहाँ पे थोड़े से आपको दूसरे पॉइंट्स भी मिलेंगे। ओके, तो ब्रॉडली अगर देखें तो इन्होंने क्या क्या डिस्कस किया है, मैं आपको पहले फ्रेमवर्क बता दूं। तो इन्होंने कहा है कि इस बार गवर्नमेंट का फोकस जो था वो फिजिकल कंसोलिडेशन पे था रेदर देन स्पेंडिंग। जो बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करनी चाहिए, तो फिजिकल कंसोलिडेशन पे था। फिर इन्होंने इकोनॉमिक आउटलुक डिस्कस किया है कि आने वाले सालों के लिए क्या इकोनॉमिक आउटलुक है। फिजिकल कंसोलिडेशन के बारे में मैं आपको पहले बता दूं तो इट इज़ अ रिडक्शन इन द अंडरलाइंग फिजिकल डेफिसिट। जो फिजिकल डेफिसिट है, जब उसको कम करने की कोशिश की जाती है, जो स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट की उसके लिए फॉलो की जाती है कि फिजिकल डेफिसिट को कम किया जा सके, तो उसको फिजिकल कंसोलिडेशन कहते हैं। और फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट करता है वैसे कि गवर्नमेंट की कितनी बोरोइंग है। इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ बोरोइंग of government for that particular year। ठीक है, और ओके, तो आपके लिए मैं आज का क्वेश्चन भी आपको पहले बता देती हूँ। इट इज़ रिलेटेड टू फिजिकल कंसोलिडेशन ओनली। ओके, तो क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ फिजिकल कंसोलिडेशन। मैंने आपको बता दिया है, आप इसको और अच्छे से समझा सकते हैं कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज़ फिजिकल कंसोलिडेशन and then you have to tell me how can it be achieved in India। ठीक है, इसको इंडिया में कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज रह सकती है फिजिकल कंसोलिडेशन को अचीव करने के लिए। आप इसमें FRBM वगैरह को कोट कर सकते हो। ठीक है, सो आपको बताना है कि फिजिकल कंसोलिडेशन क्या है और उसको इंडिया में कैसे अचीव कर सकते हैं। फाइन, अब इसमें ऑथर ने आगे और चीज़ क्या बताई है कि इस बार हम लोग ने रखा है कि अग्रेसिव फिजिकल कंसोलिडेशन रहेगा और एक्सपेंडिचर कंप्रेशन अभी अगले साल जो है ज़्यादा टाइट रहेगा। लेकिन ऑथर ने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ने किसी तरीके से सक्सेस हासिल करी है इन अवॉइडिंग अग्रेसिव टाइटनिंग। बहुत ज़्यादा टाइटनिंग नहीं की है, क्योंकि जो हमारे जैसे फिजिकल टारगेट हम हमेशा अचीव करने की कोशिश करते 3% का, तो उसको इन्होंने थोड़ा रिलैक्स कर दिया है कुछ सालों के लिए। और लेकिन ये जो डिले किया है फिजिकल कंसोलिडेशन को, इसकी लग्जरी यूनियन के पास स्टेट्स को नहीं दी गई है। आगे फिर ये बताएंगे कि फाइनेंस कमीशन ने क्या रोड मैप सजेस्ट किया है। और लास्ट में इन्होंने सजेशन दिया है कि इस बार इनको ग्रेटर स्पेंडिंग करनी चाहिए थी। ओके, तो अब ऑथर एक बार देख लेते हैं पूरा एडिटोरियल। तो ऑथर ने सबसे पहले कहा है कि गवर्नमेंट को जो अभी हाई डेट, बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन था डेट का, उसको मतलब उसकी कंसर्न की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्पेंडिंग नहीं करी है इमीडिएट टर्म में, और फोकस जो है वो किसके ऊपर रहा है, वो कंसोलिडेशन के ऊपर रहा है। एंड दिस कुड बी अ कॉस्टली मिस कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो इतना अच्छा भी नहीं है कि
एक बार अभी तो क्या है कि बेस इफेक्ट की वजह से क्या है अभी ग्रोथ होगी, ठीक है। पिछले साल क्या है कि बिल्कुल इकोनॉमी डाउन थी, तो अब उसको जब हम अभी इस साल ज़्यादा हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी विथ वैक्सीनेशन रोल आउट और विथ क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक्स एंड ऑल, तो उसकी वजह से क्या होगा कि स्टार्टिंग में तो हमको ग्रोथ मिलेगी, तो इट वुड बी एन बेस इफेक्ट इंड्यूस्ड बाउंस, ठीक है। ग्रोथ में जो वो बाउंस आएगा वो बेस इफेक्ट की वजह से आएगा। ये सारे टर्म्स आप यूज़ करना सीख लीजिए, ठीक है। तो और ये एडिटोरियल्स आपके साथ में इसलिए डिस्कस भी किए जाते हैं, आए दिन इकोनॉमी का कोई ना कोई एडिटोरियल आ रहा है आपके साथ, बार बार इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये जो वोकैब है वो आपकी जनरल लैंग्वेज में आ जाए, ठीक है। जब आप बात करो किसी से तो ऑटोमेटिकली, और मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, बेस इफेक्ट क्या होता है, उससे ग्रोथ क्या होती है, क्या फिस्कल डेफिसिट आउटलुक क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें जब आपको पता रहती हैं तो वेन एवर यू आर इन कन्वर्सेशन विथ एनीबडी यू गेट अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। इसलिए ये चीज़ों को ध्यान से सुना कीजिए और इनको अप्लाई भी किया कीजिए, और हो सके तो कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। फाइन। अब इन्होंने कहा है कि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है उस वो मतलब यही माना जा रहा है कि वो स्लो डाउन करेगी, 2021-22 में 13.5% तक रहेगा और 22-23 में जो है वो 9.5% तक डिक्लाइन हो जाएगा, जिसका मतलब है कि रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है आपको बता चुके हैं, रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अगर 9.5 का अगर नॉमिनल रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि रियल जीडीपी करीब 5% ही रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि मतलब एक तो आपका जीडीपी तब तक डिक्लाइन होगा आने वाले साल के लिए, इस साल 22 नहीं, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि उस टाइम पे जो जॉब और इनकम लॉसेस का सेकेंड राउंड है वो भी आ जाएगा और वीक बैलेंस शीट्स भी जो हैं वो अपना फिर से रास्ता बना लेंगी, ठीक है। तो अब जैसे फिस्कल फाइनेंस कमीशन का कहना है कि ग्रोथ जो है वो रिकवर कर लेगी टू अराउंड 7% बाय 25-26, और गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं तब तक 8% तक पहुंच जाएगी। कब की बात कर रहे हैं, 2025-26 की बात कर रहे हैं या फाइनेंशियल ईयर 26 की बात कर रहे हैं। तो ये अभी भी डिबेटेबल है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आने वाले साल में, इस साल तो बेस इफेक्ट की वजह से सही रहेगा, उसके बाद में दिक्कत आ सकती है। तो इन्होंने कहा है कि आप जो अभी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हो, यानी आप कंसोलिडेशन के तरीके क्या होते हैं, वही कि है ना, थोड़ा टैक्स वगैरह बढ़ा दिया, टैक्स इवेजन रोकने की कोशिश करी, ठीक है, और स्पेंडिंग थोड़ी सी कम करी, तो ये कंसोलिडेशन करने के तरीके होते हैं। तो आप ये जो कर रहे हो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हो, और साथ में आपको मीडियम टर्म के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट भी चाहिए, तो हो सकता है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो, दोनों ग्रोथ के लिए भी और डेट सस्टेनेबिलिटी के लिए भी। अब 2020-21 जो पिछले साल था उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हमारा एक्सपेंडिचर जो था वो 4 लाख करोड़ करीब जो है वो ज़्यादा गया था, ठीक है, 4 लाख करोड़। तो इसमें ये पॉइंट आउट किया गया है कि ज़्यादातर जो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हुआ है वो हाई सब्सिडी पे आउट की वजह से हुआ है, और मनरेगा पे जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है इस साल। लेकिन जो मीडियम टर्म फिस्कल स्टेटमेंट है उसमें ये चीज़ आया था कि इस बार जो आप कह रहे हो कि सब्सिडी में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, तो इन्होंने बताया कि 1.5 लाख करोड़ जो है वो तो आपका फूड सब्सिडी में गया, फूड सब्सिडी लोन जो FCI का था, ठीक है, 1.5 लाख करोड़, और इसके अलावा 62,000 करोड़ जो है वो आपका गया था फर्टिलाइज़र सब्सिडी क्लियर करने में, ठीक है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को ऐड करें तो आपका कितना बैठता है, आपका करीब 2.1 लाख करोड़ बैठता है, ठीक है। तो ये कहना है कि आपने ट्रांसपेरेंसी दिखाई, ये बात तो सही है, लेकिन एक्चुअली में आपने क्या किया, पुराने पाप धोए हैं, ठीक है। तो आपने कोई नया डिमांड साइड पे स्टिमुलस तो नहीं दिया, ये तो वो चीज़ें थी जो ऑलरेडी अभी तक कंज्यूम हो चुकी थी, बहुत पुराना हिसाब था जिसको आपने अभी शो करके उसको बताया कि हमारा एक्सपेंडिचर बहुत हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो कह रहे हो एक्सपेंडिचर 4 लाख करोड़ का, उसमें से 2.1 तो ऐसे ही गया, तो इसका मतलब आपने 2 लाख करोड़ से भी कम खर्चा किया है पेंडेमिक को लेकर, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि आपने करीब 1% ऑफ GDP का ही खर्चा किया है। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए टू GDP रेशियो तो वो 2020-21 के लिए करीब 16.6% आता है जो आपने बाकी की स्पेंडिंग करी है। अब ऑथर का यहाँ पे कहना है कि ये तो
मतलब इस साल का था, लेकिन अगले साल तो आप स्पेंडिंग और कम करो, क्योंकि आपका ध्यान फिर कहाँ पे है, कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने में। इस वजह से आप और अपनी जो बाकी की स्पेंडिंग है वो घटा रहे हो, जो कि आपका नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ेगा लेकिन आपकी स्पेंडिंग तब नहीं बढ़ेगी। और स्पेंडिंग टू जीडीपी का रेशियो जो है अगले साल में वो 15.6% पे आ जाएगा। और फिर वही है कि अगर उसमें से एफसीआई का भी उस टाइम पे भी खर्चा इन लोग ने बोला है कि थोड़ा सा एलोकेशन जो बचा है उसको उसमें से हटा देंगे, तो 70,000 करोड़ तो आपका उसमें जाएगा। यानी कि जो आप अगले साल भी स्पेंडिंग करोगे वो 15.3% की रहेगी ऑफ जीडीपी। फाइन, इस साल की कितनी थी, 16.6% थी, और उससे स्पेंडिंग आप और घटा के 15.3% करोगे। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का साइज एक्चुअली में और ज़्यादा श्रिंक कर रहा है। और ये फिस्कल कंसोलिडेशन आप कैसे करने की सोच रहे हो, वही एक्सपेंडिचर को अपना कंप्रेस करके। तो अब वही है कि ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि इस एक्सपेंडिचर को अगर हम रिप्लेस कर देंगे बाय कैपिटल स्पेंडिंग में वही है कि माना जाता है कि जो मल्टीप्लायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के, ठीक है, 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा आपको उसमें फ़ायदा मिलता है। लेकिन ऑथर का कहना है कि आप भले अगर इंक्रीज़ नहीं भी कर रहे हो, लेकिन इस टाइम पे आपको अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को एटलीस्ट सस्टेन करना बहुत ज़रूरी था। खासकर ऐसे प्रोग्राम जैसे मनरेगा वगैरह के लिए। क्यों मनरेगा किसके लिए होता है, जो सबसे ज़्यादा मतलब इकोनॉमी में लोअर लेवल्स पे जो क्लासेस हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सस्टेन भी करते तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पल्स आता है इकोनॉमी को। हाँ, पर इन्होंने ये अप्रिशिएट किया है कि आपने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टाइटनिंग नहीं की है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3% का फिस्कल डेफिसिट का हमारा टारगेट होता है, वो हमने लास्ट केवल 2007-8 में ही अचीव किया था, उसके बाद हम चाहकर भी अचीव नहीं कर पाए हैं। तो उसको अभी थोड़ा गवर्नमेंट ने इट हैज़ बीन डिस्पेंस्ड विथ, अभी उसको थोड़ा टाल दिया एक तरीके से, क्योंकि जो नया फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप है उसके अनुसार हमको 25-26 तक भी कितना फिस्कल डेफिसिट लेकर आना है, 4.5% लेकर आना है, यानी 3% वाला जो क्राइटेरिया था उसको अभी हटा दिया है, ठीक है। और ये फाइनेंस कमीशन के ही रिकमेंडेशन पे है। तो ये इसी बात पे है कि क्योंकि जो इकोनॉमी फाइनली मतलब पेंडेमिक से थोड़ा उभरना चालू होगी, तो उसको है ना इन्होंने मल्टीपल ईयर्स में फैला दिया, मतलब 25-26 तक थोड़ा स्प्रेड आउट कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट थोड़ा सा स्पेंड भी कर पाएगी, ऐसा नहीं है कि फिर गवर्नमेंट के पास में कुछ स्पेंड करने के लिए ना बचे। और एक और चीज़ इसने बोली है, यहाँ पे ऑथर ने ये कही है कि दिस हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड स्पेस फॉर सेंटर, ताकि वो जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन है, आपको पता है कि जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम पे फिर गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स वगैरह निकालने लगती है, ज़्यादा वो स्पेंडिंग करने लगती है। तो उस टाइम के लिए गवर्नमेंट ने एक तरह से अपने लिए वो एक गैप छोड़ा हुआ है। लेकिन ये जो लग्जरी है फिस्कल कंसोलिडेशन को डिले करने की, स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं दी गई है। और इनको यही कहा गया है कि जो आपका 2020-21 में आपका फिस्कल डेफिसिट था 4.2% का, उसको आपको घटा के 2023-24 तक, यानी कि 24 फिस्कल 3 साल का जो ये गैप है आपका, उसमें आपको घटा के इसको 2.8% पर लेकर आना था। तो ये बात है कि अब जो भी कैपिटल स्पेंडिंग होगा वो एक्चुअली में इट वुड बी ड्रिवन आउट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। तो एक्चुअली में इनको भी ज़रूरत थी थोड़ा रिलैक्स्ड रोड मैप होने की, ठीक है। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक इनको रेवेन्यू सरप्लस, ठीक है, वैसे रेवेन्यू डेफिसिट होता है ना, यानी कि इनको सरप्लस बाय टैक्सेस एंड ऑल जो है वो 2.4% का मिले। तो 2.4 का रेवेन्यू सरप्लस हो गया, और प्लस आपको कह दिया कि आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो आना चाहिए आपका 2.8%। डेफिसिट मैंने आपको क्या बताया, फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट की बोरोइंग मानी जाती है। इसका मतलब है कि स्टेट्स को टोटल जो स्टेट्स के पास में रहेगा वो 5.2% ऑफ जीडीपी रहेगा, जो कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है।
और जो अभी फाइनेंस कमीशन का रोड मैप सजेस्ट किया गया है और वही चीज़ यूनियन बजट ने भी बोली है, तो उसके अनुसार ये है कि 2021 में जो गवर्नमेंट डेफिसिट था वो 13.7% था, तो वो 21-22 में 10.1% हो जाए, यानी कि कितना डिक्लाइन हो 3.6% का, और फिर 25-26 आते तक 7.3% होना चाहिए, यानी कि 2.8% का। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फॉल है वो 3.6% का फॉल है, यानी ज़्यादा अग्रेसिव है, ठीक है। और उसके बाद के जो 4 साल रहेगा वो थोड़ा रिलैक्स्ड डिक्लाइन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ ऑथर का कहना है कि एक्चुअली में जो डिमांड्स थी अभी तक वो यही थी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो अभी ज़्यादा हो, ठीक है, और ज़्यादा रिसोर्सेज अभी एलोकेट किए जाएं जो मतलब वही जो एकदम बॉटम लेवल पे हैं। तो वही इनका कहना है कि दिस वैसे एक टाइम होता है अग्रेसिव कंसोलिडेशन का, बट दिस वाज नॉट इट, ओके। तो अभी इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट इज़ द पेंडेमिक गैप। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कोट बताया था फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो उसी के बेसिस पे ये आज आर्टिकल आया है, तो देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक लेटर इशू किया था जनवरी 19 को, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया था कि कोई भी अगर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रूमर्स जो कि अनफाउंडेड या मिसलीडिंग है या फिर जो डाउट क्रिएट कर रहे हैं वैक्सीन एफिकेसी को लेकर, तो ऐसे इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन लिया जाए। और इसके लिए उन्होंने रिलाई किया था ऑन दी एम्बिगुअसली वर्डेड पीनल प्रोविजंस ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 2005 एंड इंडियन पीनल कोड 1860, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑथर्स का कहना ये है, हाँ ये एक्चुअली में एक से ज़्यादा ऑथर ने लिखा इसलिए मैं ऑथर्स कह रही हूँ, ठीक है। तो इनका कहना ये है कि जब प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है तो वही चीज़ है कि उस टाइम पे फिर स्क्रूटिनी की ज़रूरत होती है, और इस टाइम पे वैक्सीन्स के अप्रूवल को लेकर भी और उसके सेफ्टी इश्यूज़ को लेकर गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई थी, जिसकी वजह से पब्लिक स्क्रूटनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो आपने कैटेगरी बना दी है फेक न्यूज़ की, एक तरीके से इसका मिसयूज़ हो रहा है एंड दिस हैज़ बिकम अ बेडरॉक ऑफ कर्टेलमेंट ऑफ, इससे फ्री स्पीच को बुरी तरीके से दबाया जा रहा है, ये ऑथर्स का कहना है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी है राइट टू फ्री स्पीच की, उसको केवल रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इन अ रीजनेबल एंड ऑन ग्राउंड्स विच आर लिस्टेड इन आर्टिकल 19(2), ठीक है। 19 के 2 में जो ग्राउंड्स है उसी पे आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो जब रिस्ट्रिक्शंस वेग और ओवर ब्रॉड और प्यूनिटिव हो जाते हैं तो इनका चिलिंग इफेक्ट पड़ता है फ्री स्पीच पर, ठीक है, चिलिंग इफेक्ट पड़ता है। तो अब जो आपने ये चीज़ भी आपने लेटर इशू किया था स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीन के रूमर्स वगैरह ना हो उसके लिए, तो आपने वर्ड्स क्या बोले हैं कि जो आपको न्यूज़ अनफाउंडेड, मिसलीडिंग या डाउटफुल लगे, तो इस तरीके से आपने पुलिस को एक अनहिंडर्ड एल्बो यानी एक मतलब पूरा फुल हैंड दे दिया है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को चाहे तो डिटेन या प्रोसिक्यूट कर सकते हैं अगर कोई भी इंसान पेंडेमिक वगैरह के ऊपर लेकर कोई क्वेश्चन वगैरह रेज करता है गवर्नमेंट से। तो ये ऐसा पहली बार नहीं है, लॉकडाउन के टाइम पे कई सारे ऐसे मतलब स्पीच को वो करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इम्पोजिशंस आए थे। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी स्टेट रेगुलेशंस का यूज़ करके एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 और डीएमए के थ्रू फेक न्यूज़ और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को क्रिमिनलाइज किया था। तो सीपीए प्रोजेक्ट की स्टडी के अनुसार जो पुलिसिंग की स्टडी हुई है उसमें ये पता चला है कि कई सारे एफआईआर्स रजिस्टर किए गए थे, जैसे मध्य प्रदेश में भी किए गए थे बहुत ज़्यादा। कोविड-19 के अगर मतलब वही रूमर स्प्रेड किए जा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट एफआईआर कर दिया गया था। और इसका सबसे ज़्यादा गलत इन्होंने बोला है अब्यूज़ इस पावर का हुआ था जब एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था ऐसे इंडिविजुअल के अगेंस्ट जिसने तबलीगी जमात को सपोर्ट किया था व्हाट्सएप पे। और उसी तरीके से एक रिपोर्ट और है बाय राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, ठीक
ठीक है। और ये रिपोर्ट्स भी जो हैं आप कहीं पे चाहें तो लिख सकते हैं और इनको फिर बाद में यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने बताया है राइट्स और रिस्क एनालिसिस ग्रुप की रिपोर्ट ने कि 55 ऐसे इंस्टेंसेस थे लॉकडाउन के टाइम पे जब जर्नलिस्ट को टारगेट किया था। तो यहाँ पे ऑथर्स का कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसको एक गार्ड की तरह ले लेती हैं, मतलब अपने आप को छुपाने के लिए एपिडेमिक डिजीज़ कंट्रोल के अंडर अपने आप को छुपाती हैं ताकि वो ऐसे लोगों को प्रोसिक्यूट कर पाए जो कि वही क्वेश्चंस उठाते हैं, या फिर पेंडेमिक का मिसमैनेजमेंट हो रहा है, करप्शन हो रहा है, या फिर माइग्रेंट वर्कर्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, या जो दूसरे लोग जो पेंडेमिक से अफेक्टेड है उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इस चीज़ का जब उन्होंने क्वेश्चन उठाया तो स्टेट्स ने अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए एपिडेमिक डिजीज़ कंट्रोल का वो गार्ब ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर्स ने अब ये कहा है कि ये जो इसका आपका इलेजिटिमेट सिस्टम है फ्री स्पीच को चिल करने का, क्रिमिनल लॉज का यूज़ करके इसकी दो बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो है ना पुलिस को अनचेक्ड डिस्क्रिशन, यानी उनको तो कोई देखने वाला नहीं है तो उनको एक वही है कि डिस्क्रिशन मिल जाता है। और दूसरा और ज़्यादा एग्जीक्यूटिव क्या है कि वो स्पीच रिस्ट्रिक्टिंग लॉज को और ज़्यादा इस तरीके से बनाते जाते हैं, और साथ में इसके साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं जब वो भी प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे पाती हैं तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा इनकरेज करती है कि फ्री स्पीच को दबाया जाए, ठीक है। और जो पब्लिक ट्रस्ट है ऐसे क्राइसिस के टाइम पे वो ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट रहे, ना कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पे। और वही है कि ग्लोबली भी ये माना जाता है कि जो इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन होता है वो एक मेजर की होता है, मतलब ऐसे हेल्थ क्राइसिस के टाइम पे कैसे प्रिवेंट किया जाए और कैसे क्योर उसका पॉसिबल है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, वही ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए। तो अभी भी क्या हुआ था इस पेंडेमिक के टाइम पे भी, जो सबसे पहला रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी थी ज़्यादातर गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल बॉडीज़ की, वो यही थी कि वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है। तो वही है कि यहाँ पे ऑथर्स ने लास्ट में यही चीज़ कही है कि जब आप सीधे क्रिमिनल लॉ को इम्पोज करने लगते हो, वही गैग करने के लिए, जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने के लिए, और प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट जो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के प्रिंसिपल को वायलेट करती है। और इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ कही है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है इट इज़ अ क्रूशियल टेनेट ऑफ हेल्थ केयर। और अनफॉर्चुनेटली अब क्या हुआ है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस जो इस गवर्नमेंट का कहना था, दिस हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू मिनिमम गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम हो गई है, एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट पीनलाइजेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आए हैं आज। फिर अब यहाँ पे एक आया है एक्सटर्नल स्क्रूटनी इंटरनल डिवाइड। तो ये सी राजमोहन का है, बहुत इंटरेस्टिंग लिखते हैं ये, मतलब किसी की लैंग्वेज और नॉलेज ऐसी होती है ना कि तो इनको वही है कि काफ़ी ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस भी है और इनकी लैंग्वेज भी ऐसी है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है आर्टिकल, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि फिर से अब वही हो रहा है कि एक्सटर्नल हैंड, यहाँ पे पता है 2 आर्टिकल आए हैं, इसमें कुछ चीज़ें इसमें भी इम्पोर्टेंट है, हम देखेंगे। तो इन्होंने यही कहा है कि जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर अभी सवाल उठाया जा रहा है कि फार्मर्स को प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका कहना है कि प्रॉब्लम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म नहीं है, उसको हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं है, मेन चैलेंज है जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिवाइड, जो डोमेस्टिक हमारी प्रॉब्लम्स हैं और उसमें पॉलिटिकल डिवाइड हो रहा है, वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका भी एक्सटेंशन जो डायस्पोरा में हो रहा है, वही जो हमारे ही लोग हैं वही है, उस डायस्पोरा की वजह से भी एक बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन बन गई है जिससे फॉरेन जो है वो मेडलिंग कर रहा है। और
ये चीज़ें कोई नई नहीं है कि जो इस इंटरनेशनल स्क्रूटिनी की जाती है और उसके बाद में फिर जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट हैं उसको रिजेक्ट करते हैं। ये चीज़ कोई नई बात नहीं है और इसको इन्होंने कोट किया है बाय महात्मा गांधीज डिसमिसल ऑफ कैथरीन मेयोस क्रिटिकल बुक। तो कैथरीन मेयो की एक क्रिटिकल बुक आई थी मदर इंडिया, तो उस टाइम पे गांधी जी ने भी उसको डिसमिस किया था, कॉलिंग इट एज अ गटर इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट। ठीक है, और उसी तरीके से जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं या फिर कोई अमेरिकन ऑफिशियल कभी भी अगर कश्मीर इशू पे मीडिएट करने की बात करते हैं, या फिर ओआईसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उन्होंने जब भी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के हक की बात उठाई है तो दिल्ली का जो रिएक्शन है वो काफ़ी विसरल रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उस चीज़ को उन लोग एक तरीके से अगेंस्ट जाते हैं, ज़्यादा अनरीजनेबल समझते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल स्क्रूटिनी होना और फिर हमारे नेशनलिस्ट का रिजेक्ट होना, ये कभी डिसअपियर भी नहीं होनी है। ठीक है, और ख़ासकर अब ऐसा है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये सब क्यों हो रहा है। अब इंडिया जो है वो ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है वर्ल्ड में, उसका फुटप्रिंट और ज़्यादा वाइड हो रहा है। उसमें वही है कि बाहर के जैसे ही वो होता है ना कि अमेरिका क्योंकि इतना ज़्यादा फैला हुआ है, हर कंट्री में उसका कहीं ना कहीं कुछ घुसा हुआ ही है, तो इस वजह से वहाँ की इंटरनल डायनामिक्स की बात की जाती है। तो अब इंडिया भी क्योंकि डेवलप ज़्यादा हो रहा है, तो वही है कि लोग सवाल ज़्यादा उठाते हैं। चाइना पहले कोई नहीं पूछता था, लेकिन अभी जैसे ही चाइना बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा तो हर कोई घुस रहा है भाई कि वहाँ पे कितना ज़्यादा क्लोज इकोनॉमी है, अंदर उइगुर्स का किस तरीके से वो राइट्स वगैरह को वायलेट करते हैं। तो वही होता है कि जैसे ही कोई राइज करने लगता है पावर, तो उस टाइम पे फिर इस तरीके से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। ठीक है, और ज़्यादा लोग घुसने लगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑथर ने बहुत अच्छी चीज़ें कही हैं कि जो रियलिस्ट हैं उनको ये चीज़ पता है कि वेस्टर्न पावर कितनी भी कोशिश कर ले कि सेंसिबल जो सेंटिमेंट्स हैं उनको टर्न करने की, या फिर जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ में कन्वर्ट करने की, वो उनके पास में उतना पावर, वेस्टर्न पावर नहीं है। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास में। और अब जैसे यूएस है, तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी कभी भी है ना केवल ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे नहीं शेप होती है। तो ये बात भी सच है कि वेस्टर्न पावर जो है वो प्रॉब्लम्स इस तरीके से क्रिएट करते हैं, लेकिन एशियन प्रेगमेटिस्ट जो है उनको ये भी पता है कि इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है कि यूएस जब भी आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मेडल करे तो उस टाइम पे आप उनके साथ में पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट करने लगो। ओके, एंड दे ऑल्सो नो कि इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू न्यूट्रलाइज। ऐसे जो क्रिटिक्स हैं भी, वेस्टर्न लिबरल क्रिटिक्स हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करना भी कोई बहुत ज़्यादा, आप इंगेजमेंट वगैरह करके आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। यहाँ पे ना इन्होंने कई सारे अब क्वेश्चंस उठाए हैं और एग्जांपल्स दिए हैं कि आपको क्या चीज़ वरी कर रही है और आपको किस चीज़ के ऊपर वरी एक्चुअली में करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे इन्होंने सवाल उठाए कि जैसे अब सेलिब्रिटीज़ हैं रिहाना, और इन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह के बारे में कहा है, तो इनके बारे में क्या आपको वरी करना चाहिए? तो he has used a very bitter sentence over here, the celebrity bark is worse than its bite, यानी उनका भौंकना उनके काटने से ज़्यादा बुरा रहता है। तो उनके खुद की मतलब वहाँ पे कई बार इस बारे में उनको रोका भी गया है। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया, रिकी गेरवेस जो कि इंग्लिश एक्टर और डायरेक्टर है, उन्होंने पिछली बार कहा था कि आप लोग जो हो ना, मतलब वही हॉलीवुड एक्टर्स को कहा था कि जब आप अवार्ड लेने आते हो ना तो शांति से अपना अवार्ड लो और अपने भगवान वगैरह को, जिसको आपको थैंक्स करना है, एजेंट को थैंक्स करना है, वो करके निकलो आप, क्योंकि रियल वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी वहाँ पर तौहीन हुई है। और भले मतलब कुछ लोग हैं भी, जो कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा डीपर कमिटमेंट दिखाया है, जैसे फॉर एग्जांपल रिचर्ड गेरे जो हैं, उन्होंने तिब्बतन कॉज को लेके काफ़ी कमिटमेंट दिखाया था। पर अब देखो यहाँ पे उन्होंने उनकी भी उड़ाई, ये कहा है कि वहाँ की चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को तो आप कन्विंस करने के बाद छोड़ ही दो कि वो तिब्बत पे अपना जो तरीके हैं उसको बदलें। उल्टा जब हॉलीवुड में खुद को सेंसर किया जा रहा था
और कि कोई भी ऐसी चीज़ ना दिखाई जाए जिससे चाइना को कोई पॉलिटिकल ऑफेंस ना हो, तो आप हॉलीवुड में होकर भी खुद उस चीज़ के सेंसरशिप को नहीं रोक पाए। तो भले रिचर्ड गेरे थे या फिर मल्टीपल सेलिब्रिटी सपोर्टर्स जो भी दलाई लामा के थे, वो चाहकर भी खुद हॉलीवुड की चीज़ों को नहीं रोक पाए थे। तो आप ऐसे मतलब सेलिब्रिटीज़ की बातों पे क्यों आप वरी कर रहे हो, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है कि अब आप बात कर रहे हो यूएस कांग्रेस की, कि वहाँ पे इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर कंसर्न्स आए दिन उठाए जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये भी कोई नई बात नहीं है, और खासकर जो अर्ली 1990s थे तो उस टाइम पे आए दिन रेजोल्यूशन पास होते थे अगेंस्ट इंडिया पंजाब और कश्मीर इशू को लेके। तो उस टाइम पे दो लोग थे, उनका बहुत ज़्यादा उस टाइम पे यूएस कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा मतलब चलता था। तो एक थे जैसे गुरमीत सिंह औलाख, जो कि प्रेसिडेंट थे ऑफ द काउंसिल ऑफ खालिस्तान, वही पंजाब सेपरेटिज्म की यहाँ पे बात हो रही है। और उसी तरीके से गुलाम नबी फ़ाई थे, जो कि फाउंडर थे ऑफ कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल। तो ये आए दिन वहाँ पे रेजोल्यूशंस पास करवाते थे। लेकिन एक बार वही है, इंगेजमेंट की बात है, तो दिल्ली ने जैसे ही यूएस कांग्रेस के साथ इंगेज करना चालू किया और ये जो इश्यूज़ हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बताई, तो वहाँ पे उनका फिर से जो डिस्कशंस थे वो दे टुक अ टर्न, ठीक है। और उस टाइम पे इंडियन डायस्पोरा ने उल्टा हेल्प किया था बाय रीचिंग आउट टू द रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो रियल पोजीशन है वो उनको बताई थी। और विद इन अ डेकेड, एक दशक के अंदर ही क्या हुआ था कि जो वहाँ पे सेपरेटिज्म के जो भी ये सपोर्टर्स थे पंजाब और कश्मीर के, तो वो वहाँ पे रेजोल्यूशन तक नहीं मूव कर पा रहे थे यूएस कांग्रेस में, ठीक है। तो दिल्ली ने इस तरीके से जो अपना टास्क कट है उसको काफ़ी इन्होंने चेंज कर लिया था, जो भी मतलब नेगेटिव नैरेटिव थे इंडिया को लेके। लेकिन लेकिन आप इस चीज़ को नहीं डिनाई कर सकते हो कि ये चीज़ फॉरेन में तो आप कंट्रोल कर सकते हो, बट इट इज़ एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड बाय द डोमेस्टिक पोलराइजेशन। हमारे जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं उस चीज़ की वजह से ये चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इंटरवेंशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पे एक और इंस्टेंस बताया कि करीब 30 साल पहले जब स्टेटमेंट्स आ रहे थे कश्मीर के ऊपर यूएस डिपार्टमेंट ऑफिशियल के थ्रू, तो उससे इंडिया में काफ़ी अप्रोर क्रिएट हो गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि पॉलिटिकल क्लासेस जो थी वो साथ आ गए थे और उन्होंने दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के मतलब राज्यसभा लोकसभा में रेजोल्यूशन पास किए थे, ये अफर्म करते हुए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो इंडिया के इंटीग्रल पार्ट है। तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव थे, उनका अफिलिएशन कांग्रेस से था, और बीजेपी लीडर उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इन लोग साथ में आए थे, इन लोग ने यूनाइटेडली इस चीज़ को मतलब वो किया था कि ये जो पार्ट है कश्मीर का वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और आज की डेट में लेकिन ऐसा पॉलिटिकल कोऑपरेशन हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब जो दिक्कत है वो है डायस्पोरा की, ठीक है, जो कि मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा मोबिलाइज कर रहे हैं। जो भी अभी वो जिस नई कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे दे आर ट्राइंग टू मोबिलाइज एंड ट्राइंग टू रेज द वॉइस अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। और वही है कि वो वहाँ पे भी नए नए अब कोलिशंस बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे वही कह रहे हैं कि डायस्पोरा का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। जहाँ कुछ टाइम पहले डायस्पोरा ने ही रिप्रेजेंट किया था और जो प्रॉब्लम्स हमारी यूएस के साथ में चल रही थी उसको सॉल्व करने में आज वही काउंटर मोबिलाइज कर रहे हैं इन शेपिंग द वेस्टर्न क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया। तो वही है कि गवर्नमेंट की जो ये एबिलिटी है कि ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म को वो ओवरकम कर पाए, इट डिपेंड्स ऑन रीबिल्डिंग द नेशनल कंसेंसस। जो की पॉलिसीज़ हैं जो यहाँ पे हमको हार्म कर रही हैं और जो मल्टीपल जिसकी वजह से सोशल ड्रिफ्ट बन रहे हैं, हमको उसको वही घरेलू जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको पहले हमको सॉल्व करना ज़रूरी है, कंसेंसस लाना ज़रूरी है। और अगर हम ये यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए, उसको प्रमोट नहीं कर पाए हम, तो उससे हमारे इंटरनल डिविजन्स और ज़्यादा वर्स होंगे और इंडिया और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, वही फॉरेन मेडलिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब इन्होंने सजेशन भी दिया है, उन्होंने कहा है कि नेशनलिज्म को मोबिलाइज करना बहुत इजी है और नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में जीनोफोबिया क्या होता है, जो भी दूसरे कंट्रीज़ के लोग होते हैं उनके अगेंस्ट थोड़ा डिसलाइक होना। तो बोले कि आप ये सब चीज़ों का यूज़ करके, नेशनलिज्म का यूज़ करके तो आप आसानी से जो है कंसेंसस लेकर आ सकते हो और यूनिटी लेकर आ सकते हो। तो उन्होंने फिर यही बोला है कि बाकी आप फॉरेन चीज़ों के बारे में चिंता मत करो,
भाई यूएस के बगल में है, उसके नेबर में क्यूबा और हाइती, तो वो वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को नहीं चेंज कर पाए तो यहाँ क्या उखाड़ लेंगे, जो कि हम लोग तो एक हेमिस्फीयर दूर रह रहे हैं और इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो वही वहाँ कुछ ना कर पाए तो यहाँ क्या कर लेंगे। और इंडिया का खुद का भी एक्सपीरियंस है, क्या वो आज तक श्रीलंका और नेपाल की जो पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज कर पाया है क्या, या वहाँ पे जो भी वो आज तक तमिल माइनॉरिटीज़ की बात या फिर फेडरलिज्म के जो भी राइट्स की बात करता है तो वो वहाँ पे क्या उनको परसुएट कर पाए क्या, नहीं। तो कुल मिला के वही है कि डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म कैन नेवर बी फॉरेनर्स गिफ्ट, तो हमको इंटरनली जो रिफ्ट है उनको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे वही है कि संजय बारू का ये आर्टिकल है, इन्होंने भी फॉरेन हैंड की बात की है, तो इन्होंने एक्चुअली में पूछा है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं फॉरेन हैंड को क्यों एनर्जाइज, क्यों इतना ज़्यादा वो मेडल कर पा रहे हैं। पर अब यहाँ पे पर्सपेक्टिव अलग है, एक तरीके से ये सजेशनल एडिटोरियल है, ठीक है ना। तो इन्होंने सबसे पहले कोट किया 2005 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि मैं ये मानता हूँ कि ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है वो इससे ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं हो सकता था इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जितना आज है, और वर्ल्ड वांट्स इंडिया टू डू वेल, ये उनके उस टाइम पे वर्ड्स थे कि वर्ल्ड वांट्स इंडिया टू डू वेल। लेकिन अभी कई सारे रियल चैलेंजेस हैं जो वही दैट आर एट होम। तो फॉरेन हैंड जो है वो अपना आए दिन वही है कि अपना अपीयरेंस दिखाता रहता है, कई बार अच्छे रीज़न की वजह से, पर ज़्यादातर जो है वो नेशनल लीडर्स के अगेंस्ट ही रहता है। तो जब प्री एमरजेंसी 1970s का जो पीरियड था उस टाइम पे चिली के जो प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद यही माना जा रहा था कि CIA मतलब उस टाइम पे CIA का मिलिट्री कू था, तो उस टाइम पे यही माना जा रहा था कि हो सकता है कि ऐसा मिलिट्री कू वो इंदिरा गांधी को हटाने के लिए भी करें। और जो सोवियत इंटेलिजेंस एजेंसी है KGB, उसने हमेशा उस टाइम पे इंदिरा गांधी को वार्न कर रहे थे कि आपको भी डिपोज किया जा सकता है, जैसे ईरान के मोहम्मद मोजादेक, कॉन्गो के पैट्रिस लुमुम्बा और चिली के एलिंडे को इन्होंने कर दिया है। और जो भी मतलब अमेरिका जो है जिसको भी अपना एनिमी मानता है उनको कर रहा है, तो तुम आपको भी कर देंगे, क्योंकि आप तो वैसे भी कोल्ड वॉर में रशिया को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब सपोर्ट क्या कर रहे हो, थोड़ा सा उसकी तरफ बायस्ड हो। तो अर्ली 1980s में एक सीनियर US डिप्लोमेट थे जॉन कर्क पैट्रिक, वो उस टाइम पे US एम्बेसडर थे, UN के पॉलिटिकल साइंटिस्ट और राइट विंग पॉलिटिशियन थे, और उस टाइम पे जो US के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन उनके काफ़ी क्लोज भी थे। तो उनको ये कहा जा रहा था कि वो बैल्कनाइजेशन करना चाह रहे हैं ऑफ अनफ्रेंडली एंड प्रो सोवियत इंडिया। लेकिन फिर इन्होंने वहाँ के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा था कि ये सब KGB है ना, ऐसी स्टोरीज प्लांट कर रहा है। फिर 1990 में ये जो थिंकिंग थी पूरी तरीके से चेंज कब हुई, VS नायपॉल ने जब इन्वर्ट की प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई एंड ही रोट अबाउट द मिलियन म्यूटिनीज, जो कि इंडिया के अंदर ही इतनी सारी म्यूटिनीज चल रही थी। तो जो उस टाइम पे वही था कि वॉर्स, ड्राउट्स, पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, नक्सलिज्म, कास्ट, कम्युनल कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे। तो उसके लिए इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ पॉइंट ना करके उल्टा दे वर पॉइंटिंग कि ये फॉरेन हैंड की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर 90s में जब कोल्ड वॉर एंड हुआ तो उस टाइम पे इंडिया को थोड़ी सांस लेने की वो राहत मिली, क्योंकि उसके बाद में हमारा फिर न्यू इंडिया वाला कंसेप्ट भी आया विद आर लिबरेशन पॉलिसीज़, है ना, और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपैंड हुई और हमारा मार्केट वगैरह ओपन हुआ। उसके बाद में फिर इंडिया ने अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए विथ US, जर्मनी, जापान एंड सिंगापुर, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज की वजह से भी हमारा काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हमारी बढ़ गई थी, खासकर इंडियन मिडिल क्लास के लिए। और फिर जब शक्ति न्यूक्लियर टेस्ट हुए तो उस टाइम पे इंडिया की एबिलिटी भी बढ़ गई कि वो एक्सटर्नल इकोनॉमिक सिचुएशंस को विथस्टैंड कर सके। और उस टाइम पे जब हम 21st सेंचुरी में एंटर किए तो वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, एंड ओनली फॉरेन हैंड जिसकी हमको चिंता थी वो था पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड
टेररिज्म, लेकिन पूरा वर्ल्ड उस टाइम पे इंडिया के साथ में था और टेररिज्म के अगेंस्ट था, जिसकी वजह से वही कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ा। और इसी बैकग्राउंड में था जब पीएम ने ये कहा था कि वर्ल्ड वांट्स इंडिया टू डू वेल। लेकिन आज हमें कहा जाता है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है वो इतना कंड्यूसिव नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि आज भी कुछ ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ और ज़्यादातर एशिया है जो चाहता है कि चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया आज भी अच्छा परफॉर्म करे। तो आप अभी भी बोल सकते हो कि फॉरेन हैंड पूरा टाइम रह रहा है पाकिस्तान का और चाइना का, जो कि फिर एक्सटर्नल मतलब सपोर्ट भी दे रहे हैं माओइस्ट और जो हमारे लोकल प्रॉब्लम्स है माओइस्ट, खालिस्तानीज, इस्लामिक रेडिकल्स और क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट को और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को भी। लेकिन ये वैसा फॉरेन हैंड नहीं है जैसे इंदिरा गांधी को तब उस टाइम पे जैसे थ्रेट था। और आज हमारी ग्रोथ और सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ गई है, तो ओनली वी हैव टू डील विद द म्यूटिनीज एंड फोकस ऑन आर ग्रोथ। ओके, अब एक्सप्लेन सेक्शन पे आते हैं सीधे। हाउ टू टैकल अ ग्लेशियल बर्स्ट। ओके, तो ये कल मैंने आपको ग्लोफ के बारे में बताया था। तो अब एनडीएमए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसकी गाइडलाइंस आई हुई थी और उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अक्सर यूपीएससी में एनडीएमए गाइडलाइंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्लेशियर ब्रेक अभी माना जा रहा है कि जो फ्लैश फ्लड हुए उत्तराखंड चामोली में, तो उसका रीज़न ग्लोफ ही था। तो एनडीएमए पहली बात इसको हेड कौन करते हैं, पीएम करते हैं। तो इट इज़ करेंटली हेडेड बाय नरेंद्र मोदी। तो इन्होंने डिटेल गाइडलाइंस दी थी कि किस तरीके से ऐसे डिज़ास्टर्स को रिड्यूस किया जाए और इनसे कैसे डील किया जाए, जिसको साइंटिफिकली कहा जाता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ग्लोव्स। तो ग्लोव्स क्या होते हैं एक्चुअली में, जब ग्लेशियर मेल्ट करता है तो वहाँ पे उसकी मेल्टिंग की वजह से ग्लेशियर लेक्स बन जाते हैं और दीज आर बिहाइंड द लूज नेचुरल ग्लेशियल या मोरेन डैम्स। ठीक है, तो आइस इसको मतलब जो यहाँ पे बाउंड्री बन जाती है वो आइस, सैंड, पेबल्स वगैरह आइस रेसिड्यू की बन जाती है। तो फ्लड कब होता है, जब ये जो पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है लेक्स में, इट इज़ रिलीज्ड सडनली। ठीक है, ये अचानक से ये मतलब सैंड ग्रेवल वगैरह हट जाए तो एकदम से। तो क्या होता है कि अर्दन डैम्स वैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन मोरेन डैम जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर काफ़ी वीक होता है और इसकी वजह से मतलब जब वो डैम फेल हो जाता है तो इट कैन लीड टू फ्लड्स और इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। देयरफॉर इसमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होता है कि मिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर जो है शॉर्ट पीरियड में वो रिलीज़ कर देते हैं और इट कैन कॉज कैटास्ट्रॉफिक फ्लडिंग डाउनस्ट्रीम, जैसे अभी हमने देखा। तो एनडीएमए के अनुसार ग्लेशियर रिट्रीट जो है अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी सारे हिंदू कुश हिमालयाज़ में हो रहा है, जिसकी वजह से कई सारे लेक्स बन गए हैं एंड दे आर द रीज़न ऑफ ग्लोव्स। ओके, तो अब वही है कि हिमालयाज़ के जो ग्लेशियर हैं वो रिट्रीटिंग फेज़ में हैं और इसलिए ग्लेशियर लेक्स इस तरीके से और अभी बढ़ने हैं और इस तरीके के डिज़ास्टर्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ओके, तो एक इन्वेंट्री ये जो क्लाइमेट चेंज डायरेक्टरेट है CWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन का, तो उनकी एक इन्वेंट्री एंड मॉनिटरिंग हुई थी ऑफ ग्लेशियर लेक्स इन हिमालयन रीजन ऑफ इंडियन रिवर बेसिन्स। तो इन्होंने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के थ्रू 2011 से 15 में ये चीज़ पाई थी कि इंडस में मतलब ग्लेशियर लेक्स और वाटर बॉडीज़ का पता किया था कितनी हैं। तो इंडस में इन्होंने बोला था कि 352 ऐसी हैं, गंगा में बोला था 283 हैं और ब्रह्मपुत्र बेसिन में इन्होंने कहा था 1393 ग्लेशियर लेक्स हैं। ठीक है, तो रफ एस्टिमेट आप 350, 280 और 1400 ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, तो अब रिस्क को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, तो एनडीएमए की गाइडलाइंस के अनुसार पहले तो है ना ऐसे लेक्स को आइडेंटिफाई करना और मैपिंग करना ज़रूरी है, फिर स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने चाहिए ताकि उनका ब्रीच ना हो और फिर लाइव्स को कैसे बचाना है, प्रॉपर्टी को कैसे बचाना है, उसके लिए मेजर स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि एक सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी का यूज़ होना चाहिए ताकि ऑटोमेटिक डिटेक्शन हो सके वाटर बॉडीज़ का। और मान लो कि जब वही ग्लेशियर कहीं मेल्ट हो रहा है, नया लेक फॉर्म हो रहा है या मानसून मंथ्स का टाइम है, तो उस टाइम पे उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया जाए। और ऐसे मेथड्स और प्रोटोकॉल्स भी डेवलप किए जा सकते हैं जिससे स्पेस से भी लेक बॉडीज़ को मॉनिटर किया जाए। अब स्ट्रक्चरली मैनेज
मैनेज करने के लिए इन्होंने कहा था कि जो वाटर का वॉल्यूम है उसको कम करने की ज़रूरत है ताकि ब्रीचिंग ना हो और उसकी पंपिंग हो जाए या फिर एक टनल बनाया जाए थ्रू मोरेन बैरियर। तो इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि 2014 में कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में एक लैंडस्लाइड हुआ था अलोंग फूकताल। ठीक है, फूकताल क्या है, ये एक नदी है ऑफ जस्कर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड सिचुएशन आ गई थी 2015 में। तो उस टाइम पे एनडीएमए ने क्या किया था, एक्सप्लोजिव्स का यूज़ करके पानी को निकालने की कोशिश करी थी यूजिंग कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग और डेबरी का मैनुअल एक्सकवेशन करके। तो अब इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन तो हो चुका है, लेकिन अभी हमें क्या क्या करना बाकी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना और एक्सकवेशन कैसे करना है वल्नरेबल जोन्स में, इस चीज़ की तैयारी करना अभी बाकी है। ठीक है, अब इनकी गाइडलाइंस में ये भी है कि आपको है ना ग्लोफ और एल लॉफ प्रोन एरियाज जो हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि रिस्क कम हो। ग्लोफ तो मैंने आपको बता दिया ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है, LLOF क्या होता है, लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है। ठीक है, और इन्होंने ये कहा है कि हैबिटेशन जोन में भी कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करना चाहिए जहाँ पे जो हाई हज़ार्ड जोन है, और रीलोकेशन जो है उसको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को मैनेज करना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने कहा लैंड यूज़ प्लानिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। अब हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या प्लेस में है, तो अभी वही है कि बहुत कम ही अभी अर्ली वार्निंग सिस्टम पूरा ग्लोबली देखा जाए तो कम ऑपरेशनल है, लेकिन फिर भी हम लोग की काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रही है लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स को लेके, मतलब वार्निंग्स को लेके। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया, 1894 में एक लैंडस्लाइड हुआ था गोहना उत्तराखंड, मतलब एक मेन रिवर में। तो उस टाइम पे इंजीनियर ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे है ना फ्लड आने वाला है, तो लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया था। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ था फ्लड का श्रीनगर में, लेकिन फिर भी कोई भी विक्टिम नहीं थे। ठीक है, तो वही था कि उस टाइम पे इन्होंने टेलीफोन लाइन वगैरह इंस्टॉल कर दी थी, तो जिससे कम्युनिकेशन भी हो गया था। तो अब इसके बाद में रेस्क्यू करने की क्या इन्होंने गाइडलाइन दी है, तो उन्होंने कहा एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी के अलावा जो लोकल मैन पावर है उसको ट्रेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि 80% से ज़्यादा 80% से ज़्यादा जो सर्च और रेस्क्यू का वर्क होता है वो लोकल कम्युनिटी करती है, इससे पहले कि स्टेट मशीनरी और जो स्पेशलाइज सर्च और रेस्क्यू टीम्स हैं वो आएँ। और इनको ऐसी टीम्स को ये भी सिखाया जा सकता है कि फिर जब बाद में प्लानिंग और इमरजेंसी शेल्टर्स बनाए जाते हैं तो उसमें कैसे असिस्ट करना है, रिलीफ पैकेजेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने में, और बाकी जो भी नीड्स होती हैं उसको कैसे एड्रेस करना है। साथ में इन्होंने कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव अलार्म सिस्टम होना चाहिए मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जिसमें सेलफोन और स्मार्टफोन का यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिशनल अलार्मिंग को रिप्लेस करके। ओके, और इसके अलावा ये भी कहा है कि हैवी अर्थ मूविंग और सर्च और रेस्क्यू इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कंट्री बोट्स वगैरह, लाइफ जैकेट्स। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने कहा है कि जो जैसे हिमालयाज़ वगैरह है वहाँ पे आपको कई बार इनएक्सेसिबल होता है, तो आपको इनोवेटिव मेथड्स भी यूज़ करने चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके। और साथ में इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस के लिए क्विक रिएक्शन मेडिकल टीम्स भी होनी चाहिए, या मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन्स, ताकि वही इनएक्सेसिबल जगहों तक भी पहुँच सकें हेली एम्बुलेंसेस का यूज़ करके। एक और चीज़ देखो बहुत अच्छी है, एकदम लास्ट में इन्होंने बोली है कि देखो ये सारी चीज़ें तो एक तरीके से मटेरियलिस्टिक हो गई, बट साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जो विक्टिम्स हैं उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और साथ में प्रॉपर इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एंड मास मीडिया। तो ये चीज़ें ऐसी है कि है ना, आप कहीं पे भी किसी भी डिज़ास्टर के उसमें आप अगर आता है गाइडलाइंस क्या रहती हैं तो आप वहाँ पे बता सकते हो और अपने सजेशंस में भी दे सकते हो कि ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज़ अ वेरी नाइस पॉइंट। ठीक है, अब वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट रेप्टाइल मिला है, कैमिलियन है, जो कि मेडागास्कर के आइलैंड में डिस्कवर किया था जर्मनी और मेडागास्कर के साइंटिस्ट ने, और इसका नाम है ब्रूकेसिया नाना। नाम यहाँ पे देख लो, ब्रूकेसिया नाना, पता नहीं किसका नाना है ये। ठीक है, तो ये इसके पहले ब्रूकेसिया माइक्रा सबसे छोटा कैमिलियन स्पीशीज़, रेप्टाइल स्पीशीज़ माना जाता था, और जो सबसे लंबा माना जाता है वो है रेडिकुलेटेड पाइथन। ठीक है, तो
हाँ, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट दिया है कि ऐसे छोटे स्पीशीज़ मिलने का रीज़न वैसे अभी तक माना जाता था आइलैंड इफ़ेक्ट। आइलैंड इफ़ेक्ट क्या होता है कि छोटे आइलैंड्स जैसे और ज़्यादा छोटे होते जाते हैं तो स्पीशीज़ वगैरह भी वहाँ के जो हैं वो भी छोटे होते जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ऑथर्स का कहना है कि ये जो कैमिलियन मिला है ये तो भाई रेन फॉरेस्ट में था, और रेन फॉरेस्ट जो है वो अभी तो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, जो मतलब नॉर्दर्न मेडागास्कर वगैरह है वहाँ से कनेक्टेड है। तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट स्पीशीज़ का जो पैटर्न है आइलैंड इफेक्ट के बेसिस पे ये इस चीज़ को वैलिड करता है। तो अब इनका कहना है कि हो सकता है कि कोई और भी ऐसी चीज़ है जिसका अभी तक इनको पता नहीं है जिससे ये कैमिलियंस मिनिएचराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो इसका ब्रूकेसिया नाना का नाम और दूसरा आइलैंड इफेक्ट, ये याद रखना। दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।